व्हाट्स अप गाइस, वेलकम टू रिव्यू ट्यूब। इस वीडियो में हम मार्वल्स मून नाइट सीजन 1 को रिव्यू करेंगे। आगे बढ़ने से पहले लेट मी वार्न यू दैट दिस वीडियो हैज स्पॉयलर्स, और अगर आपको स्पॉयलर्स से प्रॉब्लम है तो मेरा सजेशन है कि आपको ये वीडियो शो देखने के बाद देखनी चाहिए। और लास्टली, अगर अभी आपने ये शो नहीं देखा है और डिसाइड नहीं कर पा रहे कि शो देखने लायक है या नहीं, तो डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प से वर्डिक्ट देख सकते हैं। ओवरऑल सीजन 1 काफी अच्छा था। एवरीथिंग वाज हैंडल्ड प्रीटी वेल। 3-4 एपिसोड्स और होने चाहिए थे ताकि कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें बेहतर दिखाई जा सकें, जैसे कि मार्क के सोल्जर वाले दिन, फिर उसका सोल्जर से मर्सिनरी बनने तक का सफर, और फाइनली लेला से उसकी पहली मुलाकात। ये सब मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि स्टीवन की लाइफ हमें शुरू के ऑलमोस्ट 2 एपिसोड्स तक दिखाई गई थी, लेकिन मार्क की लाइफ से हमें ऑलमोस्ट कुछ भी देखने को नहीं मिला, जबकि मार्क मून नाइट है, स्टीवन नहीं। अगर बेस्ट एपिसोड की बात की जाए तो एपिसोड 5 बेशक सिर्फ इस सीजन का ही नहीं बल्कि मार्वल के सारे शोज के सभी बेस्ट एपिसोड्स में से एक है। ये सीजन शुरुआत से ही इंडिकेट कर रहा था कि स्टीवन अपनी माँ के बहुत करीब होता है और अपने फादर के साथ उसके इतने अच्छे रिलेशंस नहीं होते जैसा कि कॉमिक्स में भी होता है। लेकिन एपिसोड 5 में पता चलता है कि सच इसके इतने विपरीत है कि स्टीवन और कुछ नहीं, सिर्फ एक दूसरी आइडेंटिटी है जिसे मार्क ने क्रिएट किया है अपनी अब्यूजिव माँ से बचने के लिए। मेरे लिए यही इस शो का बेस्ट ट्विस्ट था। मार्क के छोटे भाई रैंडल की डेथ से लेकर वो फाइनल बेडरूम सीन जहां स्टीवन को अपनी असलियत का पता चलता है, ऑल ऑफ इट वाज रियली टफ टू वॉच। और जब हमारा ये हाल है तो सोचिए उन व्यूअर्स का क्या हाल होगा जिन्होंने खुद अब्यूजिव पेरेंट्स को झेला है। That is the power of realism। इस शो में एक तरफ आमिट आजाद होकर दुनिया को तबाह करने वाली है, इजिप्शियन गॉड्स इंसानों के बीच घूम रहे हैं, खॉन्शू नेचर के लॉस के साथ जंप रोप कर रहा है, लेकिन इनमें से एक भी शो का स्केरियस्ट मोमेंट नहीं है। स्केरियस्ट मोमेंट्स हैं मार्क के बचपन में, क्योंकि वो रियलिटी पर बेस्ड हैं, उन एक्सपीरियंसेस पर बेस्ड हैं जिनसे लगभग सभी सरोकार रखते हैं। मिड क्रेडिट्स में जेक लॉकली की एंट्री मेरे लिए सरप्राइजिंग थी, क्योंकि शो देखते वक्त मैं मून नाइट की कॉमिक बैक स्टोरी नहीं जानता था। शो खत्म होने के बाद जब मैंने बैक स्टोरी पढ़ी तो मुझे याद आने लगा कि पूरे सीजन में इधर उधर जेक की थोड़ी बहुत झलक हमें देखने को मिली थी। इनफैक्ट इस शो में 11 ऐसे मोमेंट्स थे। नेक्स्ट वीडियो इसी टॉपिक पर होगी। बाय द वे, मेरे ओपिनियन में जेक लॉकली की एंट्री 1000 गुना बेहतर होती अगर एंट्री इस तरीके से होती। अगर आपको याद हो तो एपिसोड 3 में जब मार्क और स्टीवन कायरो जाते हैं और मार्क दूसरी बार ब्लैकआउट से बाहर आता है तो वो एक आदमी को स्टैब करने के प्रोसेस में होता है और फिर स्टीवन से भी इस बारे में पूछता है, तो स्टीवन कहता है कि उसे भी नहीं मालूम कि ये सब कैसे हुआ। फिनाले में मार्क जैसे ही हैरो को मारने से मना करता और इसी वक्त खॉन्शू की मर्जी से अचानक जेक लॉकली हावी होकर हैरो को मार देता और फिर स्टीवन अपने अपार्टमेंट में अचानक नींद से उठता, तो मेरे ओपिनियन में ये जेक लॉकली के लिए बहुत ही बेहतर और कहीं ज्यादा सरप्राइजिंग एंट्री और सीजन 1 के लिए एक बहुत जबरदस्त क्लिफ हैंगर एंडिंग होती। कमेंट्स में बताना कि आइडिया कैसा है। स्टोरी में एक बहुत ही बड़ा होल था और वो थे बाकी गॉड्स नॉर्मली इंटरवीन नहीं करते, ये समझ आता है, लेकिन अगर हालात आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगे तब तो इंटरवीन करना ही चाहिए। फाइनल एपिसोड में इजिप्ट में आमिट और खॉन्शू गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग कर रहे होते हैं और बाकी गॉड्स का कोई अता पता ही नहीं होता। ऑल्सो अगर आपको इंटरवीन नहीं करना है तो एवेटार्स रखने का मतलब ही क्या है। मूविंग ऑन, जब इस सीजन का ट्रेलर आया था तो ऑस्कर आइजैक और ईथन हॉक को लीड रोल्स में देखते ही आई वाज श्योर कि इस शो में टॉप टियर एक्टिंग देखने को मिलेगी। आफ्टर ऑल दोनों ही एक्टर्स ने अपने करियर में ऑलमोस्ट एक भी रोल हाफ एस नहीं किया है, लेकिन अगर मुझे दोनों में से एक चूज करना ही हो तो ऑस्कर आइजैक की परफॉर्मेंस वाज फार सुपीरियर। एक ही बॉडी में 2 बिल्कुल डिफरेंट लोगों को पोर्ट्रे कर पाना चैलेंजिंग है, लेकिन उससे भी ज्यादा चैलेंजिंग है अमेरिकन और ब्रिटिश इंग्लिश एक्सेंट्स के बीच में फ्लॉलेसली लगातार स्विच करते रहना। टू गिव यू सम आइडिया ऑफ हाउ डिफिकल्ट इट इज, क्रिश्चियन बेल जो कि एक इंग्लिश एक्टर है, उसके जैसा सधा हुआ एक्टर भी जब अमेरिकन मूवीज शूट करता है तो फिल्मिंग के दौरान वो जो भी इंटरव्यूज देता है वो अमेरिकन एक्सेंट में होते हैं। मतलब ऑफ स्क्रीन भी वो अपना एक्सेंट यानी ब्रिटिश एक्सेंट नहीं यूज करता कि कहीं उसका ऑन स्क्रीन अमेरिकन एक्सेंट करप्ट ना हो जाए। और मून नाइट में ऑस्कर आइजैक कितनी आसानी से दोनों एक्सेंट्स के बीच में लगातार स्विच करता रहता है। शो की सिनेमेटोग्राफी बहुत ही अच्छी थी। इट रियली ट्राइज टू कीप यू ऑन द एज ऑफ योर सीट्स। ऑल्सो इट इज वेरी क्लेवर। फाइट सीन्स के दौरान ये जो पर्सनैलिटी स्विच होता है उससे एक मिस्टीरियस एंगल तो मिलता ही है, बिकॉज इट लीव्स यू वंडरिंग कि व्हाट द हेल जस्ट हैपेंड। और साथ ही साथ फाइट सीन्स बनाने का पूरा टाइम, एफर्ट और कॉस्ट भी बच जाता है। बैकग्राउंड स्कोर भी बहुत अच्छा था, सुनते ही द ममी की वाइब्स आती हैं एंड दैट मूवी इज अ क्लासिक। आई एम ऑलमोस्ट श्योर कि सभी इंडियन मिलेनियल्स का फर्स्ट क्रैश कोर्स है वो फिल्म इजिप्शियन कल्चर पर। लेकिन एक चीज जो मुझे थोड़ा काट रही है वो है विजुअल इफेक्ट्स। इस शो में विजुअल इफेक्ट्स का स्टैंडर्ड बहुत ही वेरिएबल है। कहीं कहीं विजुअल इफेक्ट्स बहुत अच्छे हैं और कहीं कहीं बहुत खराब है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे लिए ये सीन विजुअल इफेक्ट्स का लोएस्ट पॉइंट था। इस सीन में सीजी सूट वाकई कितना ज्यादा सीजी लग रहा है। कॉपीराइट प्रॉब्लम्स की वजह से मैं सीन आपको ठीक से नहीं दिखा सकता, लेकिन अगर आप यूट्यूब पे ये सीन क्लोजली देखोगे
देखोगे तो सूट के फैब्रिक्स का टेक्सचर और लाइटिंग बहुत ही ज्यादा गड़बड़ है। टू मेक इट मोर क्लियर, आप इन दोनों स्क्रीनशॉट्स को साइड बाय साइड देखो एंड यू विल नो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इसके अलावा चेस्ट प्लेट के आसपास की शैडोज और लाइटिंग भी बहुत गड़बड़ है। टेक अ लुक एट दिस सीन। यहाँ एक्टर ने वाकई सूट पहन रखा है और पिछले सीन की तरह यहाँ भी लाइट ऊपर से पड़ रही है। रियलिटी और सीजी में फर्क कितना साफ साफ दिखाई दे रहा है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, यह गड़बड़ हर जगह नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, इस सीन में भी सूट सीजी है, लेकिन लाइटिंग, शैडोज और फैब्रिक का टेक्सचर कितना ज्यादा रियलिस्टिक है। सिमिलरली इस सीन में भी सीजी सूट अब बेहतरीन है। टू बी फेयर, इट इज अ शो, मूवीज जितना टाइम या बजट नहीं मिल पाता। लेकिन टू बी फेयर अगेन, लोकी भी शो था, मगर उसमें विजुअल इफेक्ट्स इम्पेकेबल थे, जो कि ये दर्शाता है कि इस शो में विजुअल इफेक्ट्स का स्टैंडर्ड लो होना या तो कंजूसी है या तो आलस। एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम जिसकी वजह से हार्डकोर मून नाइट फैंस इस शो को हेट दे रहे हैं वो है डिज्नी। जब से डिज्नी ने मार्वल एंटरटेनमेंट को खरीदा है, मार्वल फिल्म्स और शो में दिनों दिन गांधीगिरी भरती जा रही है। अब मोस्ट केसेस में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन डेयरडेविल, पनिशर, मून नाइट और ऐसे कई कैरेक्टर्स जो बहुत डार्क, ग्रिटी और ब्रूटल हैं और लोगों को वैसे ही पसंद हैं, उन्हें भी टोन डाउन किया जा रहा है। टू बी ऑनेस्ट, मैं भी उन्हीं ऑडियंसेस में से हूं जो ग्रिटीनेस और डार्कनेस ज्यादा पसंद करते हैं। इसीलिए डेयरडेविल का एमसीयू में आना मुझे बहुत बेकार लगा था। ऐसा लग रहा था कि इतने डीप, डार्क और ग्रिटी कैरेक्टर को अब मिकी माउस बना दिया जाएगा। रिव्यूअर का काम होता है कि कुछ भी देखे तो उस पर अपनी राय दे ताकि बाकी लोगों का टाइम बच सके। मार्वल्स मून नाइट सीजन 1 ये शो डेफिनेटली वन टाइम वॉच है, लेकिन इसके लास्ट एपिसोड्स जितने अच्छे हैं, एपिसोड 2 और 3 उतने ही फॉरगेटेबल हैं। स्पेशल और विजुअल इफेक्ट्स बेहतर हो सकते थे, एक्टिंग टॉप नॉच थी, स्टोरी में थोड़े बहुत होल्स थे, फाइनल एपिसोड्स में कहीं कहीं रन टाइम कम करने के लिए क्रूशियल फुटेज भी काट दी गई थी, जिसकी वजह से कुछ सीन्स बहुत रश्ड लग रहे थे। और लास्टली सीरीज जिस पेस से शुरू हुई थी, फाइनल एपिसोड्स तक वो पेस डबल हो गई थी। सो शुड यू वॉच इट? इफ यू लव एमसीयू, डेफिनेटली। लेकिन अगर आप हार्डकोर एमसीयू फैन भी हो ना, तो दिस शो विल लीव यू वांटिंग फॉर मोर, क्योंकि इस शो की स्टोरी को ऑडियंसेस के लिए इन्वेस्टिंग बनाने के लिए कम से कम 10 एपिसोड्स की जरूरत थी। डिज्नी प्लस शुरू से इस 6 एपिसोड्स के चक्कर में फंसा हुआ है, जबकि सारे सक्सेसफुल नेटवर्क्स मिनिमम 10 से 13 एपिसोड्स का एक सीजन बनाते हैं। ऑल दैट बीइंग सेड, ये ऐसा शो है जो आप काफी एंजॉय करोगे, लेकिन इतना अच्छा नहीं है कि तुरंत सीजन 2 देखने का मन करने लगे या फिर कभी सीजन 1 दोबारा रिविजिट करने का मन करे। सो दैट वाज इट गाइस, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो।